भगवान राम की नगरी अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम होना है, उससे पहले आप उस कार्यक्रम की एक छोटी सी झलक यहां पर जरूर देखेंगे। सीधा मंदिर का तो कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आज वहां के भव्य एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का लोकार्पण जो है वो प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। अब एयरपोर्ट वो पहुंचने वाले हैं, वहां की तस्वीरें जो है थोड़ी देर में आपको हम दिखाएंगे। अभी रेलवे स्टेशन से होकर के लौटते हुए प्रधानमंत्री अब एयरपोर्ट के रास्ते में है। रास्ते में एक चौक बड़ा खूबसूरत जो है चौराहा बनाया गया है, लता मंगेशकर चौक, वहां पर एक बड़ी जो है वीणा लगाई गई है। तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां प्रधानमंत्री उतरे, थोड़ी देर चहलकदमी की, लोगों से बात की, मुख्यमंत्री उनके साथ साथ चल रहे हैं, उनसे उन्होंने चर्चा की थी और फिर अब वो एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। तो रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सीधे अयोध्या से, उनके पास हम चलते हैं। तो ऋषि, आपको अपना अनुभव भी बताएंगी, इतने वर्षों में क्या थी अयोध्या और क्या हो गई है, और ये एयरपोर्ट कितना खूबसूरत है, भव्य है, ये रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत बनाया गया। रुचि, देखिए, अयोध्या तो सौरभ बहुत बदल गया। पिछले 2 साल से बहुत बदला, लेकिन पिछले 5-6 साल से अयोध्या में लगातार बदलाव आना शुरू हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद अयोध्या में जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद एक नई अयोध्या हमने देखी। श्रद्धालु बहुत ज़्यादा बढ़ गए यहाँ पर, क्योंकि पहले अयोध्या में एक तरह का सन्नाटा आपको नज़र आता था। खासतौर से अगर दोपहर में आप सड़क पे निकलते थे तो अंदर की जो सड़कें थी वो बिल्कुल सन्नाटे से डूबी रहती थी, और जो राम मंदिर जाने की सड़क थी वो बहुत पतली थी, बहुत ही सकरी सड़क थी। और जो राम मंदिर श्रद्धालु जाते थे दर्शन के लिए, उनको आपको पता नहीं मौका उस समय मिला सौरभ की नहीं, अंदर दर्शन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जैसे जंगले होते हैं वो बाड़े की तरह बनाए गए थे, उससे होकर गुजर के लंबे जंगलों के पूरे जंजाल से होते हुए रामलला जो टेंट में विराजमान थे, वहाँ रामलला के दर्शन होते थे। तो श्रद्धालुओं के दिल में एक वो तकलीफ थी कि रामलला टेंट में है और उनके दर्शन हम नहीं कर पा रहे हैं। अब जब ये राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो जब राम मंदिर अब बिल्कुल बन के गर्भगृह और वो फ्लोर तैयार है, तो प्रशासन ये कह रहा है कि 23 तारीख से जब से यहाँ श्रद्धालु आना शुरू होंगे, 3 से 5 लाख श्रद्धालु आएंगे। 5 से संख्या बढ़ भी सकती है, 8 लाख तक भी पहुँच सकती है। और फिर वो कह रहे हैं कि थोड़े दिन बाद 1-1.5 लाख तो रोज श्रद्धालु आएंगे। अब जाहिर है कि श्रद्धालु इतने आएंगे तो अयोध्या को उसके लिए भी तैयार करना था। तो योगी सरकार 30,000 करोड़ की योजनाएं इस अयोध्या में चला रही है। अब जब इतने श्रद्धालु आएंगे तो जो पतली सड़कें पहले थी उससे तो श्रद्धालु नहीं जा सकते, तो राम मंदिर जाने के लिए पथ बनाए गए हैं। एक वो 4 वेद के आधार पर हैं, उनके तर्ज पे हैं। एक राम पथ है जिसपे हम इस समय खड़े हैं, जो सआदतगंज से नया घाट तक जाता है। एक ये पीछे भक्ति पथ है, जो ये हनुमानगढ़ी का श्रृंगारहाट बैरियर होता था, इससे सीधे राम जन्मभूमि ले जाएगा। एक राम जन्मभूमि पथ है जो सबसे छोटा रास्ता है, जो बिरला मंदिर है, बिरला धर्मशाला, उसके सामने से जा रहा है। और एक धर्म पथ है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी लता मंगेशकर चौक के बाद आपको चलते हुए नजर आए थे, वो धर्म पथ है। तो इस तरह से अयोध्या में मंदिर जो श्रद्धालु जाए उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए यहाँ पर पूरे इंतजाम किए हैं कि श्रद्धालु आए, आराम से आए और सड़कें चौड़ी हों। अब स्टेशन नहीं होगा, अगर ट्रेन्स नहीं होंगी तो श्रद्धालु कैसे आएंगे। तो रेलवे ये कह रहा है कि देश का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जिससे हम अयोध्या को ना जोड़े, ये हमारा लक्ष्य है। अब साथ में आप सोचिए कि त्रेता युग में भगवान राम जो है पुष्पक विमान से आए थे 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या, और आज अयोध्या में अगर आप 3-4 साल पहले की बात करें, एयरपोर्ट तब बनना शुरू हुआ, अभी भी जो वीआईपी प्लेन्स हैं वो लैंड करते थे, बहुत छोटी सी एयर स्ट्रिप थी। अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहाँ बनेगा, ये पहला फेज़ है। जो देश है उसके कई शहरों से फ़्लाइट शुरू होंगी और फिर धीरे धीरे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होंगी, यानी देश और विदेश जहाँ भी राम भक्त अगर अयोध्या आना चाहें वो सीधे एयरपोर्ट से फ़्लाइट से आ सकते हैं। अभी क्या था कि आपको लखनऊ आना पड़ता था, लखनऊ से आप अयोध्या आइए, अयोध्या में दर्शन कीजिए, तो काफ़ी थोड़ा मुश्किल होती थी श्रद्धालुओं के लिए। जी बिल्कुल। अब जैसा आप अभी बता रहे थे कि एक होटल हुआ करता था शान-ए अवध, अब बिल्कुल यहाँ होटल्स इतने बन गए हैं और सब होटल्स फुल हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। होटल तो यहाँ हमेशा कम पड़ेंगे रुचि, और बनते ही रहेंगे अब तो लगातार। देखिए, इस वक्त जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच बातचीत की, कहाँ उतरे हैं अभी प्रधानमंत्री? अच्छा, एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, ये हमको बताया जा रहा है।
तो वहाँ मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे थे बाहर। अब ये जो आपको जो सब तस्वीर दिखाई दे रही है परमानेंट तस्वीर है, आज या केवल स्वागत के लिए है ये नहीं हम अभी कह सकते, लेकिन एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जो हैं वो पहुंच गए हैं ऐसा बताया जा रहा है। और जैसे जिस तरीके से वो बात कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये तो जरूर पता लग रहा था कि अयोध्या में क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, किस प्रगति किस गति से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री को सब मालूम है, पता है उनको। नहीं देखिए, इस पे बड़ा रोचक है ये कि देश का प्रधानमंत्री जब कोई ऐसी परियोजना होती है तो उसको कैसे मॉनिटर होता है, ये हमने, चूंकि अयोध्या में क्या हो रहा है इसकी जानकारी मुझे सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन जब प्रयागराज में कुंभ की तैयारी हो रही थी तो योगी आदित्यनाथ तो नियमित तौर पर डेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, सब कुछ करते थे। पीएमओ से मॉनिटरिंग होती थी और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था जो ऊपर के अधिकारी थे, और सेम डे और ज्यादा कोशिश होती थी कि 2 घंटे के अंदर अगर कोई समस्या आए तो उसका समाधान हो। अगर सेम डे समाधान नहीं होता था तो वो सारी समस्याएं प्रधानमंत्री तक को सूचित की जाती थी। और उसका एक बड़ा उदाहरण देखने को तब मिला था जब मैं कुंभ 2019 की बात कर रहा हूं कि अक्षयवट का किला खोलना था, मंदिर उसके अंदर, किले के अंदर, जिसको कहते हैं ना कि अशोक का किला या अकबर का किला अलग अलग कहा जाता है, तो अक्षयवट मंदिर खोलना था। वो चूंकि सेना के दायरे में आता था, वो डिफेंस का है, तो रक्षा मंत्रालय से कैसे उसकी इजाजत लेना और उस पर कैसे काम कराना, ये 1 सप्ताह के भीतर पूरा हो गया था। अब अगर अयोध्या को आप देखें, सारा काम 17-18 से शुरू हुआ है, सारा काम, जितने भी आज आप काम देख रहे हैं, और वो प्रयागराज शहर 11 महीने में बन गया था। ये तभी हो सकता है जब ऊपर बैठा हुआ, टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रतिदिन उसकी चिंता करे। योगी आदित्यनाथ अपने आप में बहुत टफ टास्क मास्टर हैं, हर अधिकारी जानता है काम कैसे करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से लेकर यहां तक, चाहे वो सामान्य स्थिति हो या कोई जिसको हम कहते हैं कि बहुत जबरदस्त वाली डेडलाइन मीट करनी हो, उसको वो करते हैं। और अयोध्या में तो एक तरह से कहें कि प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ सबके प्राण लगे हुए हैं ना, राम की प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसे में कोई कसर रह जाए ये कौन भला सोच सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियमित तौर पर इसकी न तो सिर्फ जानकारी लेते हैं बल्कि समय समय पर स्टेशन में चेंज कराया, हवाई अड्डे में चेंज कराया, और वहां की जो ओवरऑल जो परियोजना है, जिसको मास्टर प्लान कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में अयोध्या एकदम बदल जाएगी, दुनिया के किसी भी जो वर्ल्ड क्लास सिटी है उसको मैच करेगी, उसके मास्टर प्लान में भी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कई बड़े बदलाव कराए गए। बिल्कुल। तो और एयरपोर्ट प्रधानमंत्री बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, वो एयरपोर्ट भी देखने लायक जो है वो बनाया गया, और अंदर की कुछ तस्वीरें जो हमने अभी देखी है पूरी तरीके से जो आप समझ ही सकते हैं, जो थीम है पूरी तरीके से भगवान राम के जीवन पर है, भगवान राम के जीवन की लीलाएं उसमें जगह जगह आपको जो है दिखाई देंगे, ऐसा वो एयरपोर्ट तैयार किया गया है। और जब पूरी तरह बन करके तैयार हो जाएगा तो विदेशों से फिर लंबी फ्लाइट्स भी वहां पर लैंड किया करेंगी। ये अयोध्या की तस्वीरें अभी जो बदली हुई तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब एक मुझसे कोई फोन पे उन्होंने पूछा है, ये पूछिए कि भगवान राम और अयोध्या से ही बन जाएगा काम मोदी जी का, या कुछ और करना पड़ेगा? राहुल, खैर मुझे ये लगता है कि मोदी जी जो हैं वो अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। ये तो आस्था का प्रश्न है जिसको पूरा किया गया है, और 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की ये आस्था का प्रश्न है, जिसको जो वादा किया था बीजेपी ने वो पूरा किया है। और बीजेपी ने एक बड़ा आंदोलन जो है वो इसके लिए किया गया, और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस बीजेपी ने किए हैं, अपनी सरकारें तक जो है वो इसके, राज्य सरकारें तक इसके चलते गई हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के परिणाम इन 5 राज्यों में आए हैं और जिस तरह के परिणाम पिछले 2 लोकसभा चुनावों में आए हैं, उसी मुझे लगता है उसी तर्ज पर तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सरकार में आने जा रहे हैं। अब ये बात है कि वो 400 सीटों से आएंगे या उससे कम से आएंगे, ये बस तय होना बाकी है, वो देश तय करेगा। 400 तक पहुंच गए, 272 तो वो कह चुके हैं कि आ ही नहीं है, तो पहले ही कह चुका हूं 272 आ रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब उस 400 तक आएंगे या उससे कम आएंगे ये तय नहीं। तो ये आज का दिन हो गया, 22 जनवरी हो गया, तो ये तो फिर कुछ सीटें तो बढ़ाएंगे ही ना। ये कौन बढ़ाएगा? मतलब रामलला बढ़ाएंगे या फिर नरेंद्र मोदी? रामलला का जो काम उन्होंने किया है, जो दिखाई देगा, देखिए जनता बढ़ाएगी वोट तो। इस देश के हिंदुओं से जो वादा किया गया था, जो जनता से वादा किया गया था, उसे बीजेपी ने पूरा किया, और मुझे लगता है जनता ने जो वादा प्रधानमंत्री और बीजेपी से किया वो भी पूरा करेगी। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग आजकल आपको ये कहते हुए मिलेंगे ना, भाई ये राम के नाम पर राजनीति हो रही है, देखो वहाँ पर भगवान राम की मूर्ति लगने जा रही है तो उसमें भी सब लोग राजनीति कर रहे हैं। कोई कहेगा कि मोदी जी ने हाईजैक कर लिया ये प्रोग्राम, तो भगवान का कार्यक्रम है, मंदिर का लोकार्पण है, उसमें भी जो है राजनीति हो रही है, नेता लोग क्यों जा रहे हैं? भाई किसी और को रोका था क्या कुछ करने से?
मंदिर मंदिर तो चलिए मुकदमा चल रहा था, अयोध्या तो हमेशा से राम की थी ना। बिल्कुल। आप अयोध्या को बना लेते, अच्छा आज जैसा जिन्होंने बनाया आप बना लेते। और अगर ये 22 जनवरी का जिक्र कर रहे हैं कि 22 जनवरी के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया है, तो उसके बाद जाने के लिए आपको किसने रोका है? क्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने ये आपसे कहा है क्या कि 22 जनवरी के बाद आप वहां पर आ नहीं सकते, दर्शन करने आपके लिए प्रवेश प्रतिबंध है या वर्जित है? मुझे लग रहा है सबको जाने का अधिकार है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मुझे आमंत्रण नहीं दिया गया। आपको क्या जरूरत है? 22 तारीख को नहीं जाना है, आप 23 तारीख को मुंबई से अयोध्या की पदयात्रा पे निकलो अपने सांसदों विधायकों को लेके, आप दर्शन कीजिए। आपको किसने रोका दर्शन करने के लिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको सिर्फ 22 जनवरी के लिए निमंत्रण नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको वहां पर जाने के लिए अनुमति नहीं है। आप पहले भी जा सकते हैं, आप बाद में भी जा सकते हैं, इसके पहले भी आप जा सकते थे। मुझे लग रहा है कि अब विपक्ष के पास ये ऐसी स्थिति हो गई है कि न ये उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है, न वो इसका विरोध कर पा रहा है, न इसका समर्थन कर पा रहा है अपने वोट के। लेकिन ये तय है कि अब विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वह किसी भी तरीके से 2019 में जीती हुई सीटें को बचा ले। और सबसे बड़ी चुनौती तो अखिलेश यादव को आने वाली है कि जो मायावती के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, 35 से 40 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, टिक गए 5 सीटों पे, बहन जी 10 सीटों पे टिक गई। अब ये है कि वो 5 सीटें कैसे बचाएंगे अयोध्या का, जब 22 जनवरी को हो जाएगा। आप मानते हैं चैलेंज यही है कि 5 सीटें कैसे बचाएंगे? बिल्कुल, मुझे लग रहा है अब यही चैलेंज है सबसे ज्यादा अखिलेश यादव के साथ कि वो 5 सीटें कैसे बचाते हैं और बहन जी अपनी 10 सीटें कैसे बचाती है। और कांग्रेस के सामने ये है कि वो रायबरेली सीट कैसे बचाते हैं। इससे ज्यादा उन्हें उम्मीद नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने अपना 2019 का प्रदर्शन भी बचा लिया तो मुझे लग रहा है कि ये ऐतिहासिक जीत होगी विपक्ष की कि उन्होंने अपनी इतनी सीटें बचा ली। ये आप राम मंदिर का कमाल मान रहे हैं? सिर्फ राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं है, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं भी रही है। सिर्फ राम जन्मभूमि के आधार पर तो प्रधानमंत्री मोदी 2019 में नहीं जीते थे ना। 2000 में 282 सीटें आई, 2019 में 303 सीटें आई, तब तो राम जन्मभूमि का कारण नहीं था। आज प्रधानमंत्री मोदी 10 साल बाद अपने काम के साथ और राम के नाम के साथ चुनाव पे जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि मोदी का काम और राम का नाम भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें पर पहुंचा देगा। जी, 400 सीटें, ये भगवान राम के नाम पर हो जाएगा काम? नहीं, सीटों का आंकड़ा तो अभी बताना थोड़ा कठिन कहने की बात है। हाँ, क्योंकि ये तो मैं भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर, जिसको कहते हैं ना कि प्रचंड बहुमत, तो वो प्रचंड बहुमत हासिल करने जा रही है। 2019 से बेहतर होने जा रहा है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये करेगा क्या, अयोध्या में जो कुछ हो रहा है, या भगवान राम के नाम पर वोट, राम के नाम पर वोट भारतीय जनता पार्टी नहीं मांग रही। क्यों नहीं मांग रही? क्योंकि उसको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो हमारे ऊपर कई सवाल खड़े होंगे, राजनीतिक सवाल खड़े होंगे। लेकिन जब विपक्ष इसको हमलावर होता है कि आप राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम आस्था की सिर्फ बात कर रहे हैं, हमारी तो सरकारें भी गई तब भी हमने राम के नाम पर वोट नहीं मांगा। लोग कहते हैं 14 साल का वनवास हो गया उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद वो राम के नाम से नहीं टिके। अब ये सब कुछ हो रहा है, और ये कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। यहां मैं इसको इसलिए जोर देकर कह रहा हूं कि अगर कोई और सरकार होती तो क्या इस तरह से होता हुआ दिखता? नहीं हो सकता था। क्या इस डेडलाइन पे होता हुआ दिखता? जब विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि मंदिर आधा अधूरा निर्माण कर दिया, अब उनको यह भी जानकारी नहीं है कि मंदिर का गर्भगृह और भूतल, यानी जहां रामलला विराजमान 5 वर्ष की बाल अवस्था में स्थापित होने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठित होने वाले, वो पूरा काम हो जाएगा। ऊपर की जो 2 मंजिलें हैं उनका काम बचेगा। उसी परिसर में माता सीता सहित, राम दरबार सहित दूसरे ऐसे जो जिसको हम कहते हैं रामयुगीन मंदिर हैं, उनकी स्थापना का काम बचेगा। 70 एकड़ का काम है, बड़ा काम है, लेकिन वो पूरा होगा। अगर कोई दूसरी सरकार होती तो ये भी नहीं हो पा रहा। और अगर ये सब नहीं होता तो क्या ये रेलवे स्टेशन होता? क्या उसी अयोध्या में 2-2 बस स्टेशन और बड़े बस स्टेशन तैयार हो गए हैं? उसके लिए अलग से जमीन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दी थी। और जब कोई कहता है कि निवेश, तो जरा सोचिए तिरुपति की अर्थव्यवस्था में क्या निवेश है। आज अयोध्या में भी भारत की हर बड़ी होटल चेन कह रही है हम कमरे तैयार करना चाहते हैं। आप नाम लीजिए, जो आप किसी मेट्रो सिटी में पाएंगे वो होटल भी आपको जनवरी फरवरी के आसपास सब लगभग तैयार हो जाएंगे। उनमें से करीब 70% का काम वो 22 जनवरी के पहले तैयार होगा, क्योंकि उनकी अभी जरूरत है। अब ये जो आप अभी जो तस्वीर देख रहे हैं जिन लोगों की, ये वो लोग हैं जो अयोध्या को जाने वाली पहली फ्लाइट में सवार होकर के वहां पर पहुंचने जा रहे हैं। तो ये दिल्ली से अयोध्या का सफर जो लोग तय कर रहे हैं, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और वो पूरा उसी लिबास में, आपको गेरुए हुए रंग में ढके हुए सब लोग ज्यादातर नजर आ रहे हैं। ये पहली फ्लाइट जो अयोध्या में लैंड करने जा रही है इस नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर, वहां की तस्वीरें वो आप देख रहे हैं। उन यात्रियों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो इनमें तो जबरदस्त उत्साह होना ही है कि ये वो लोग होंगे जो कि पहले जहाज में वहां पर पहुंचेंगे। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट है, इंडिगो की पहली फ्लाइट।
उसके ज़रिए ये पहुंचने जा रहे हैं अयोध्या धाम। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये उसका पूरा नाम है। वहाँ ये जहाज़ जो है थोड़ी देर में लैंड करेगा। उसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। राहुल जी, देखिए ये तो बड़ी बात है। देखिए जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ना केवल इस वक्त जो धर्मस्थल हैं, जो हमारी आस्था के धर्मस्थल हैं, उनका विकास हो रहा है, बल्कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ताकि लोग वहाँ आएँ। उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उस स्टेट जहाँ पे भी, जिस भी राज्य में ये बन रहा है, उस राज्य की इकोनॉमी को होगा और ओवरऑल पूरे देश की इकोनॉमी को होगा। जैसे मैं आपको वेस्ट का एग्जांपल देता हूँ। वेटिकन अगर आप गए हो तो वहाँ पर टूरिज़्म से जितना पैसा आता है, या मैं कहूँ वहाँ पे जो लोग आते हैं आस्था के नाम पर, जितना पैसा वहाँ पे आता है, आपको देख के हैरानी होगी कि मतलब पूरी इकोनॉमी को वो ड्राइव करता है। तो हमारे देश में जहाँ पे आस्था के इतने केंद्र हैं और उनको अगर अच्छे से बनाया जाएगा, जो कि बीजेपी सरकार कर रही है, जो भाजपा सरकार कर रही है, अगर उनको ठीक से बनाया जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा काम होगा, ना केवल हम भारत देश की आस्था के लिए, हम हिंदुओं की आस्था के लिए, बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर कितना बड़ा काम। एक बार जरा पवन के पास चलते हैं अयोध्या। पवन, प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो जरा उसके बारे में बताइएगा। पहली फ्लाइट से जो लोग पहुंचने वाले हैं उनकी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पवन जुड़ेंगे अभी हमारे साथ थोड़ी देर में। तो ये बात तो देखिए ठीक है, अब आपने वेटिकन का जिक्र कर दिया तो फिर वही बात आ जाती है कि भाई वेटिकन ईसाई धर्म को मानने वालों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र इस वक्त है, जहाँ पोप रहते हैं, वो जगह वेटिकन है। भारत में आप सोचिए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, उनकी जो आस्था, उनके उनसे जुड़े हुए जितने भी हमारे धाम हैं, वहाँ की हालत ही आप देख लीजिए पहले क्या थी और क्या वैसी होनी चाहिए थी, और उसमें अब निरंतर अगर कोई सुधार कर रहा है तो क्या ये पहले नहीं हो सकता था? तो ये बात तो लोग पूछते ही लगातार भाई, और आप किसी और को ये आज जो उंगली उठाते हैं उनके द्वारा ये काम क्यों नहीं किया गया? देखिए, अभी ज्योतिराज सिंधिया ने अभी मध्य प्रदेश में गए थे, भोपाल, जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ था, उस समय ज्योतिराज सिंधिया ने कहा था कि अयोध्या के अंदर हम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने जा रहे हैं मिनिस्ट्री के माध्यम से कि अगले कुछ सालों में हर देश से वहाँ डायरेक्ट फ्लाइट आने की व्यवस्था होगी। रेलवे मंत्रालय कह चुका है कि अयोध्या को हम सबसे बड़ा जंक्शन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ इतने लोग आएंगे तो वहाँ ट्रेनों का इतना आवागमन होगा। मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में अयोध्या बनने वाला है, और सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम बनने वाला है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अयोध्या का विकास हुआ, और श्री राम मंदिर के कारण ही नहीं, वैसे भी अयोध्या में आप देखिए जिस तरीके से चारों तरफ से विकास योगी लगातार जा रहे हैं, वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार वहाँ जमीन आवंटन कर रही है, विकास का ध्यान दे रही है। योगी हर महीने 4 से 5 दिन अयोध्या में बिता रहे हैं विकास कार्य को देखते हुए। तो मुझे लग रहा है कि अयोध्या सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हिंदुस्तान का बनने वाला है, और सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, अमेरिका से। कल ये किसी अखबार में पढ़ रहा था कि 25 लाख लोग कह रहे हैं कि अगले महीने हम अयोध्या दर्शन करने आने वाले हैं। तो अमेरिका से आने वाले 25 लाख लोग हैं, पूरी दुनिया से आने वाले लोग हैं। मुझे लगता है ये अयोध्या के लिए एक आर्थिक रूप से भी एक बहुत बड़ा समृद्ध सेंटर बनने वाला है, जहां लोगों को रोजगार मिलेगा, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगा, और वहाँ के स्थानीय लोगों को भी ये रोजगार की एक बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी, और पूरा हिंदुस्तान अयोध्या में आएगा। मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने वेटिकन का जिक्र किया, आपको सऊदी अरेबिया की भी बात बता देता हूँ। वहाँ पर जो टूरिज़्म से और रिलीजियस टूरिज़्म से जो पैसा आता है वो लगभग $20 बिलियन है। बिलियन? 20 बिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ वहाँ पर जो हज यात्री जाते हैं, जो वहाँ पे उम्रा करने जाते हैं, उन लोगों से $20 बिलियन सालाना उनको आय होती है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में अगर हम अपने जो आस्था के केंद्र हैं उन्हें अच्छे से बनाएंगे तो भारत की इकोनॉमी को ये कितना ड्राइव करेगा। पवन के पास चलते हैं, जुड़ गए अब हमारे साथ। पवन, आगे आपको प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी बताएंगे, और ये जो एयरपोर्ट बना है खास, इसके बारे इसकी विशेषताएं क्या है वो भी। पवन, देखिए सौरभ जी, सबसे बड़ी बात यह कि एयरपोर्ट यहां पर होना इसलिए जरूरी है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 लाख लोग प्रतिदिन उद्घाटन के कुछ दिन बाद आएंगे। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो कैसे पहुंचेंगे? उसका एक माध्यम होगा एयरपोर्ट और दूसरा माध्यम होगा रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट फुल फ्लेज्ड एयरपोर्ट है, कोई मेकशिफ्ट एयरपोर्ट नहीं है जहां छोटे विमान आए, बड़े बोइंग और एयरबस विमान उतर सकते हैं। एयर स्ट्रिप को इस तरीके से तैयार किया गया है। जहां आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे, तो 1 लाख यात्री अगर माना जाए कि प्रतिदिन आ रहे हैं तो ये इकोनॉमी कितनी बढ़ेगी वो बड़ी बात है। और मंदिर
एक आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक प्रतीक है, लेकिन उसके साथ जो अयोध्या डेवलप हो रही है, अभी 1 महीने पहले ही एक एडवर्टीजमेंट निकली थी अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जिसमें 2-2 एकड़ के 20 होटल्स के लिए प्लॉट निकाले गए हैं, यानी 20 नए 5 स्टार होटल बनेंगे। तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को गुना कर लीजिए। अगर एक आदमी जो अयोध्या आता है वो औसतन 10,000 रुपए भी खर्च करता है और 1 लाख लोग अगर आते हैं तो आप उसका आकलन कर लीजिए। तो अयोध्या जो आपको एकदम शांत शहर था, उपेक्षित शहर था, राजनीतिक तौर पर विकास के नजरिए से अब वो विकास के केंद्र बिंदु में है। तो सिर्फ जो लोग सवाल पूछते थे ना मंदिर बनने से क्या होगा, अयोध्या उसका भी जवाब होगा कि कैसे विकास की गति मंदिर बनने से तय होती है और अयोध्या कैसे ग्रोथ इंजन बनेगा उत्तर प्रदेश का। योगी आदित्यनाथ कहते हैं इकोनॉमी हम लेकर जाएंगे आगे, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, उसमें ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और इसका इंपैक्ट आगे रिसर्च का विषय होगा। लोग डॉक्टर कहलाएंगे ये रिसर्च करने के बाद। ये बदलाव हमने सिर्फ 5 साल में देखा है। रुचि जी 30 साल का लेखा जोखा बता रही थी, लेकिन उस 30 साल के लेखे जोखे में पिछले 25 साल में यहां कुछ नहीं हुआ जी। बहाना था कि सुप्रीम कोर्ट में केस है, मंदिर की जो स्थान था वो खांचों से बांधा गया था, मानो जेल में हो। अब सब स्वतंत्र है, स्वच्छंद है और अब आपको अयोध्या की उड़ान देखने को मिलेगी। बिल्कुल पवन, देखिए अभी तो ये भी चल रहा है कि उड़ान कौन कौन भरेगा 22 तारीख के लिए, कौन कौन सा नेता। ऑफिस ऑफ उद्धव ठाकरे की तरफ से ट्वीट आया है ये, मुझे कोई न्योता नहीं आया है और मुझे अयोध्या जाने के लिए न्योते की जरूरत नहीं है, रामलला सभी का है। बात तो उन्होंने अच्छी कही है, लेकिन शिकायत करिए कि मुझे न्योता नहीं मिला है। इस पे एक जरूरी टिप्पणी में कर दूं। देखिए, मैं कहना नहीं चाह रहा था, और कई बार होता है कि आप बचते हैं क्योंकि राम सबके हैं, बड़ा सुंदर अवसर है, लेकिन उद्धव जी जो कर रहे हैं ना, उससे इन्हें बचना चाहिए। अभी संजय राउत ने बोल दिया कि बस अब यही बचा रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी राम को अपना प्रत्याशी बोल दे। पता नहीं मतलब कहां जाना चाह रहे हैं। यही उद्धव ठाकरे एक सभा में बोल गए और वो तो सचमुच शर्मनाक भी था, खतरनाक भी था। वो कह गए कि देखिए जिस दिन ये सब कुछ होगा उस दिन जरा संभाल के रखिएगा, कहीं देश में कुछ खराब स्थिति ना हो जाए। उन्होंने तो उसको गोधरा तक से जोड़ दिया। और मुझे लगता है कि ऐसे में अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको निमंत्रण की प्रतीक्षा है या निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है, तो दरअसल आप विशुद्ध स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं। और ये स्तरहीन राजनीति मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र का वो जो जिसको हम कहते हैं ना कि कोंकणस्थ, जो जिसको बार बार हम कहते हैं कि कौन ध्वजा थाम कर शिवसेना की वो शेर के चिन्ह वाली लेके घूमता है, वो कोंकण का जो मराठा है ना, वो शायद इसको पसंद नहीं कर रहा होगा। शिवसैनिकों को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा कि राम के नाम पर इस तरह की स्तरहीन राजनीति उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की तरफ से की जाए। पूरा बयान बता देता हूं। राम मंदिर का निर्माण उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है, जब भी मेरे दिल में आ जाए तब मैं वहां पर जा सकता हूं। रामलला किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी एक पार्टी की, वो लाखों करोड़ों राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा का स्थान है।